नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं फायान का भारत यात्रा नामक जो ये किताब है, इसी के विषय में हम लोगों ने 2 वीडियो में बात किया है और 2 वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से फायान का भारत यात्रा नामक जो किताब है, इसे सम्यक प्रकाशन के प्रकाशकी जो है शांति स्वरूप बौद्ध जी कितना संघर्ष करके और जगमोहन वर्मा जी के द्वारा जिस प्रकार से अथक प्रयासों के वजह से ये किताब हमारे बीच में आई, उसी के विषय में हम लोगों ने जाना था कि जगमोहन वर्मा जी किस प्रकार से एक संस्कृत विद्वान थे, लेकिन धीरे धीरे संस्कृत विद्वान के साथ साथ उन्होंने अपने स्टूडेंट्स चीनी भाषा सीखी और चीनी भाषा सीखने के बाद उसके बाद ये फायान का जो भारत यात्रा है नामक किताब का अनुवाद किए। तो इसमें हम लोगों ने इससे पहले जाना था कि बहुत ऐसे कि जो फायान का भारत यात्रा नामक किताब जो बहुत सारे लोगों ने छापा था और छापने के बाद बहुत सारे ऐसे मिलावट की गई थी। उन मिलावटों को देखते हुए शांति स्वरूप बौद्ध जी ने बहुत बड़ी बात कहा कि हमने तो बहुत उस किताब को देखकर बहुत हमको अजीब लगा था, क्योंकि उसने बहुत मिलावट की गई थी। तो आगे शांति स्वरूप बौद्ध जी कहते हैं, अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि आज भारत का समान पाठक यह माने बैठा है कि भारत का इतिहास का बौद्ध धर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग आज भी देखे जाते हैं हमारे भी गांव में या आपके भी गांव में, यहाँ तक कि पूरे भारत में एक नैरेटिव फैला दी गई है कि भारत बुद्धिज्म का जो इतिहास है कहीं ना कहीं भारत का इतिहास नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये तो चीनियों का है, चीन के लोग वहाँ के लोग मानते हैं और जापान के लोग मानते हैं। तो ऐसा नैरेटिव फैला दी गई है। तमाम अगर बात की जाए ज़मीनी स्तर पे, जो गांव के ग्रामीण स्तर पे बुद्धिज्म की बात किया जाए तो ग्रामीण स्तर पे बुद्धिज्म ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार से बुद्धिज्म का इतिहास दफन कर दिया गया इस भारत देश में और तमाम ऐसे जो बाहरी आक्रमणकारी लोगों ने जिस प्रकार से बुद्धिज्म को नष्ट किया और नष्ट करने के बाद आज है कि उनके अवशेष प्राप्त होते हैं, अवशेष से ही हमको पता चलता है। जबकि आज़ादी से पहले हमको नहीं पता था कि मतलब बुद्धिज्म वाकई में बुद्धिज्म कोई होगा, ऐसा धर्म होगा। तो बहुत सारे ऐसे अवशेष जो अंग्रेज़ों के कालों में खुदाई की गई, इतिहास की खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद बहुत सारे अवशेष मिले और मिलने के बाद हमको पता चला कि भारत में एक बुद्धिज्म नाम का एक ऐसा धर्म है जो कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के द्वारा पोषित और पल्वित हुई थी और जिसमें समता समानता बंधुता की बात की गई थी। तो ये सारी बातें हम लोगों को पता चला है। ये शांति स्वरूप बौद्ध जी कह रहे हैं कि कहते इसी मिथक धारणा को आज चीनी यात्री के यात्रा विवरण बहुत मजबूती और प्रामाणिकता के साथ धराशाही कर दिया। मतलब ये सारे जितने भी भ्रम फैलाए गए थे कि मतलब जो बुद्धिज्म है भारत का नहीं है, बुद्धिज्म का कोई अवशेष भारत में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से फायान का जो भारत यात्रा है और फायान का जो भारत यात्रा है, जो भारत यात्रा वृत्तांत लिखे हैं और वृत्तांत को जब अनुवाद की गई है, जब हमारे समक्ष आया है, तो ये कहीं ना कहीं ये पुरानी मान्यता जो थी कि वो बुद्धिज्म सनातन नहीं है, बुद्धिज्म सनातन और प्राचीन नहीं है, तो ऐसी आइडियोलॉजी हमारे बीच में फैलाई गई थी, नैरेटिव फैलाया गया था कि हम लोग बुद्धिज्म को नहीं जान पाए। लेकिन जिस प्रकार से फायान का भारत यात्रा नामक ये पुस्तक हम लोगों को प्राप्त हुआ, तब हमको पता चला कि मतलब बुद्धिज्म जो है भारत का ही है, भारत के ही महात्मा बुद्ध रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी सम्राट अशोका के द्वारा स्तूप बनवाए गए थे, यूनिवर्सिटियाँ बनवाई गई थी, बिहार बनाए गए थे। तो तमाम ऐसे बुद्धिज्म का प्रसार भारत में मिलता है। तो इसी पे बात किया जा रहा है। आगे कह रहे हैं शांति स्वरूप बौद्ध जी कि तमाम चीनी यात्रियों के यात्रा विवरण पूरी ताकत के साथ यह तथ्य स्थापित करता है कि भारतवर्ष का गौरवपूर्ण अतीत बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म के अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब ये जितने भी चीनी यात्री आए हैं भारत में, उनके ग्रंथ और उनके यात्रा वृत्तांतों से ही पता चलता है कि भारत में जो है कहीं ना कहीं भारत का जो इतिहास है, अतीत है, वो बुद्धिज्ममय है, बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है। और बुद्धिज्म
प्राचीन धर्म बुद्धिज्म है। तो ऐसा मतलब इन किताबों से पता चलता है। उससे पहले अगर कोई किसी धर्म की या किसी धर्म की बात किया जाए तो ऐसा कोई धर्म दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि फाहियान की ये यात्रा वृत्तांत में ऐसा वर्णन की गई है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इन तथ्यों से भारतवर्ष कि उन तथाकथित महान इतिहासकारों को झूठ भी पकड़ने में पकड़ा जाता है, जो गलत फाड़ फड़ाकर भारत के इतिहास को षड्यंत्रपूर्वक तरीके से बुद्ध और बौद्ध धर्म के से बचाकर लिखते आए हैं। तो ये जो भी फाहियान और हेनसांग सिंह की जो भी भारत वृत्तांत है, इसी से उन तमाम इतिहासकारों का भी पर्दाफाश होता है जो बुद्धिज्म अपना इतिहास तो लिख रहे हैं लेकिन बुद्धिज्म से छोड़कर, बुद्धिज्म से इतर होकर अपना इतिहास बताने का ये काम करते हैं, बुद्धिज्म को नहीं बताने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा ऐसा मतलब होता रहता है। उसी में कहा जाता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब शायद राजेंद्र प्रसाद जी का ही कहना है कि जब हिरन का इतिहास शेर लिखेगा तो शेर अपना ही इतिहास लिखेगा, ना कि हिरन का लिखेगा। इसलिए अगर हिरन का इतिहास लिखना है तो खुद ही हिरन अगर तैयार होगा तभी वो अपना इतिहास लिख सकता है। बाबा साहब का भी कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानेगा वो इतिहास नहीं बना पाएगा। तो हमको पहले अपने इतिहास को जानना है और इतिहास को जानने के बाद ही हमको इतिहास पे गौरव प्राप्त होगा और गौरवान्वित होंगे, और गौरवान्वित होने के बाद हम अपने इतिहास के जो भी महानायक थे, महानायकों के भांति खुद को बनने का प्रयास करेंगे, खुद को बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सम्राट हमारे भारत में हुए हैं जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में ऐसे सम्राट नहीं हुए थे। आज सम्राट अशोका का उदाहरण अगर दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे देशों में जो सम्राट थे वो सम्राट अशोका के उपाधि प्राप्त करना चाहते थे। ऐसा ये मिला है, आपके रिसर्च में ही पता चल रहा है कि मतलब ऐसा प्राप्त हुआ था। चीन के बहुत सारे ऐसे सम्राट हुआ करते थे तो वो सम्राट अशोका के तरह उपाधि प्राप्त करना चाहते थे और अपने आप को बर्मा हो, चीन हो, जापान हो, तमाम ऐसे जो देश हैं वहाँ के राजा ऐसा बनना चाहते थे। तो ऐसे थे हमारे जो भी सम्राट अशोका थे। आगे कह रहे हैं कि इसी विषय में हम चीनी बौद्ध यात्री फाहियान के अयोध्या वर्णन का संज्ञान ले सकते हैं। हेनसांग के समय तक बौद्ध धर्म ध्वस्त किया जा चुका था। मतलब सोचिए कि हेनसांग जब भारत आए थे तो बुद्धिज्म को ख़त्म कर दिया गया था, और बुद्धिज्म को ख़त्म करने के बाद बहुत सारे थोड़े बहुत अवशेष प्राप्त होते थे। तो ऐसा वर्णन की गई है। आगे कह रहे हैं कि मगर फिर भी अयोध्या के वर्णन से ईमानदार इतिहासकारों और साहित्यकारों द्वारा सच्चाई जानने के बाद तो दिल दहले बिना नहीं रह सकता। मतलब कह रहे हैं कि जो भी सच्चा इतिहासकार हैं अयोध्या का वर्णन किए हैं और उसी से हमको पता चलता है कि किस प्रकार से मतलब हमारा जो भारत में अयोध्या का जो स्थान रहा है तो वो किसके आधार पर रहा है। तो आगे कहना है कि फाहियान के अयोध्या के यात्रा विवरण में जो भी लिखा है उसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक पढ़ने की जरूरत है। मतलब कह रहे हैं कि मतलब जो भी अयोध्या के विषय में गंभीरता पूर्वक पढ़ने चाहिए कि अयोध्या के विषय में फाहियान ने क्या लिखा है, क्या वर्णन किया है। कह रहे हैं कि प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री सुन एन च्वांग भी बुद्ध दर्शन की खोज में भारत आया था। उसने अयोध्या के बारे में कुछ अधिक विवरण दिया है। सुनयनसिंह हर्षवर्धन नामक 14वें अध्याय में वे बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा है कि हमारे पाठकों को इस अध्याय का भी बहुत लगन से साथ अध्ययन करना चाहिए। जो भी मतलब क्या कहते हैं बुद्धिज्म से जुड़े हुए पाठक हैं उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए और पढ़ कर जानना चाहिए कि अपना मूल इतिहास कौन है, भारत का मूल इतिहास क्या है। तो आए दिन भारत के मूल इतिहास को छिपाते आए हैं लोग। तो इसके विषय में, अयोध्या के विषय में हम लोगों बात करेंगे अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।